फराह खान कोई ट्रेन फिल्म मेकर नहीं है, पर उसके बावजूद अपने 37 इयर्स के करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाकर आज वो बॉलीवुड की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर बन चुकी हैं। इनको नॉमिनेशन भी मिले हैं फॉर द इंटरनेशनल टोनी अवार्ड एंड द रिवर्ड गोल्डन हॉर्स अवार्ड। इनके कोरियोग्राफ करे गए सॉन्ग भले ही वो बॉलीवुड में हो, तमिल इंडस्ट्री में हो, तेलुगु में हो या फिर हॉलीवुड में क्यों ना हो, वर इंस्टेंट हिट्स अपॉन द रिलीज एंड आज भी उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर है। बड़ी बजट, बड़े स्टार कास्ट वाले इनके कोरियोग्राफ करे हुए गाने आज भी ट्रेंड में हैं, आज भी हाईली स्ट्रीम्ड हैं, आज भी हाईली अक्लेम्ड हैं। आज जहां कई फिल्म मेकर्स आर मेकिंग देयर मार्क विद सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल, रेवोल्यूशनरी फिल्म, तो वहीं फराह खान जिन्होंने पिछले 10 सालों में एक भी फिल्म नहीं डायरेक्ट करी है, फॉर सम रीजन इज स्टिल काउंटेड एज द टॉर्च बेयरर ऑफ फीमेल डायरेक्टर्स इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर इनके हेटफुल कमेंट्स, इनकी फिल्मों में कुछ सो कॉल्ड कंसर्निंग जोक्स या फिर थोड़े कंट्रोवर्शियली कोरियोग्राफ डांस नंबर्स, इस सब के बावजूद ये आज एक ट्रेंडी यूट्यूबर भी है। जहां आज कई फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज को रिफॉर्म कर रहे हैं, जॉनर्स को रिडिफाइन कर रहे हैं, उन सब के बीच में फराह खान की सिर्फ 4 फिल्में हैव अ कल्ट फॉलोइंग टुडे। जहां आज बहुत सारे डायरेक्टर्स जो कोरियोग्राफर्स थे वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपना नाम बनाने की, इस सब के बीच में फराह खान की रीब्रांडिंग ऑफ रोमांटिक एक्शन फिल्म्स, उनके कंट्रोवर्शियल येट पॉपुलर कोरियोग्राफ्ड आइटम सॉन्ग्स की पॉपुलैरिटी आज भी अनमैच्ड है। वेटरन एक्टर दारा सिंह की रिकमेंडेशन थी फराह खान, उन पर माइकल जैक्सन का इन्फ्लुएंस था। एक बी ग्रेड एक्टर टर्न बी ग्रेड डायरेक्टर की फैमिली से आने वाली फराह खान ने एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां आपकी ट्रेंड क्राफ्ट का टेस्ट लिया जाता है, फराह खान ने वो क्राफ्ट, वो नाम बनाया है बस इंडस्ट्री में अपनी जगह, अपना समय बिताकर। भले ही वो शाहरुख खान को अपनी डेब्यू डायरेक्टोरियल में एक रोमांटिक स्टार से एक रोमांटिक एक्शन स्टार बनाना हो, या इंटरनेशनल पॉप आइकन्स जैसे शकीरा और काइली मिनोग को इंडियन ऑडियंस में मार्केट करना हो, या सिर्फ 14 दिन में लिखी गई एक स्क्रिप्ट से हिंदी सिनेमा को अपनी नेक्स्ट लीडिंग लेडी डीवा देना हो। वो फिल्म एक्चुअली मैंने 14 दिन में लिख दी। एक कोरियोग्राफर जिसने अपने बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के कॉन्टैक्ट्स के चलते अपनी फिल्में मार्केट की, या आज भी अपना डांसिंग करियर चला रही है, या उनका एक नीश को समझना, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन, उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट को समझना, और बिना एक फिल्म फैनेटिक, फिल्म क्रिटिक बनकर ऑडियंस को एंटरटेनिंग फिल्में देना, और इन्हीं के साथ साथ कई एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स की इमेज का रीमार्केट होना। सवाल तो यही उठता है कि ये कैसी फिल्म मेकर, कोरियोग्राफर, यूट्यूबर है जो बिना किसी रिवाइवल के आज भी ट्रेंड में है, उनकी फिल्मों की आज भी रेफरेंस है और ये आज भी डिमांड में है। क्या इनका कभी डाउनफॉल भी आया था, और अगर हाँ तो कैसे ही फराह खान इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड फेसेस इन हिंदी सिनेमा? तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे, इन सारे सवालों को जवाब देंगे कि कैसे फराह खान की स्ट्रगल, उनका बॉलीवुड में ब्रेक, उनकी कंट्रोवर्सी, उनका डाउनफॉल, उनका कमबैक, और कैसे बिना किसी ट्रेंडी मार्केटिंग के सिर्फ 4 मूवीज बनाकर फराह खान ने कैसे हिंदी सिनेमा का फेस चेंज कर दिया, कैसे एक कोरियोग्राफर बनी बॉलीवुड की सबसे इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर, सक्सेसफुल फिल्में दी, बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया, और इस वीडियो को खत्म करते करते तुम्हारा परसेप्शन टुवर्ड्स फराह खान की मूवीज, उनके डांस नंबर, उनकी कोरियोग्राफी पूरा बदल जाएगा। ऐसी वीडियोस तुम्हें पसंद आती हो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो वीडियो को लाइक करो, और आओ तुम्हें समझाते हैं कि फराह खान आखिर ऐसी सक्सेसफुल डायरेक्टर, फिल्म मेकर, कोरियोग्राफर बनी क्यों। 90s के समय बॉलीवुड शायद अपनी सबसे पुरानी चली आ रही एक प्रथा को रिफॉर्म कर रहा था, और वो थे बॉलीवुड के गाने, जो 50s और 60s के स्टैटिक फ्रेम से, 70s के रोमांटिक मेलोडीज, आइटम नंबर्स से, 80s के सॉफ्ट पॉइंट फॉर्मेट से, अब 90s के एक तड़कते भड़कते सेलिब्रेटरी रंग बिरंगे फॉर्मेट के साथ अब एक ऐसा टूल बन गए थे कि फिल्मों की मार्केटिंग उनकी कहानी, स्टोरी से ज्यादा उनके गानों से होने लगी थी। एक एक्स्ट्रावेगेंट डांस नंबर जिसमें एक्स्ट्रास हैं, हीरो हीरोइन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका कई बार फिल्मों की कहानी से भी कोई लेना देना नहीं होता था, वर मोर इन डिमांड नाउ। और वही 1991 की इंडियन गवर्नमेंट की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें कई इंटरनेशनल चैनल्स, स्टूडियोज और इन्वेस्टर्स की भीड़ लग गई, जिनका इंटेंशन था इंडिया में आके उस ऑडियंस को केटर करना जो ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से अट्रैक्ट होती है, हिप हॉप, डांस, रैप, नया म्यूजिक, कलरफुल स्टाइल्स देखना चाहती है। और सडनली बॉलीवुड पे एक पूरी नई जनरेशन आ गई नए कोरियोग्राफर्स की, जिसमें जाने माने नाम जैसे रेमो डिसूजा, अरशद वारसी, जो ज्यादा इन ट्यून थे उस वेस्टर्न म्यूजिक के, बनाने लगे गाने जो अब सिर्फ मेलोडियस नहीं थे, वो लाउड थे, लिरिक्स ल्यूड थे, सेंसेशनल्स थे, विजुअल कलरफुल थे, और अब हीरो हीरोइन के पीछे नाचने वाले एक्स्ट्रास की भीड़ 100-200 की होती थी। और उस भीड़ में बॉलीवुड के डांस नंबर के बिजनेस में फराह खान
became one of the most prominent names. फराह खान का जन्म 9 जनवरी 1965 में एक स्टंटमैन टर्न एक्टर टर्न फिल्म मेकर कामरान खान और मेनका ईरानी के यहाँ हुआ था। मेनका ईरानी फॉर्मर चाइल्ड एक्टर्स हनी ईरानी और डेजी ईरानी की सिस्टर थी, thus making फराह खान a first cousin to फरहान एंड जोया अख्तर। फराह खान का बचपन एक छोटे येट वेल वर्स्ड फिल्म मेकर्स के ग्रुप के बीच बीता। मेरे डैडी फिल्म बनाते थे। कामरान खान को 50s और 60s में एक फेमस बी ग्रेड फिल्मों के एक्टर थे विद कंटेम्पररीज लाइक दारा सिंह एंड सच। नेहरू नगर जो ऐसे ही फिल्म मेकर्स के बी ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर्स एक्टर्स प्रोड्यूसर से भरा हुआ था, वहीं पर फराह खान वाज लर्निंग एवरीथिंग दैट वाज टू बी लर्नड अबाउट द बिजनेस ऑफ मेकिंग फिल्म्स। पूरी हमारी सोसाइटी थी ना, नेहरू नगर सोसाइटी, वहाँ पर सब बी ग्रेड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे। फराह खान उनके छोटे भाई साजिद खान अपने वो स्पाइल्ड ब्रैट वाले एज के अंदर एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के जरिए अपने आप को एक सेल्फ ट्रेनिंग भी दे रहे थे। पहली बार वीडियो कैसेट लाया था और थ्रिलर का, तो घरस दिया था मैंने। और इवेंचुअली कामरान खान उनके पिता ने भी धीरे धीरे जंप किया इनटू प्रोडक्शन डायरेक्शन और धीरे धीरे सक्सेस के साथ वो शिफ्ट हो गए थे एक रूम किचन के घर से एक 4 BHK के बंगलों में। अब BST की बस नहीं बल्कि मुंबई में खरीदी हुई एक नई इम्पाला उनका रोज का ट्रांसपोर्ट था। पहली इम्पाला गाड़ी मेरे डैड ने खरीदी। पर बॉलीवुड का बिजनेस कई बार एक बिजनेस से कम एक रिस्क टेकिंग वेंचर ज्यादा लगता है और इसीलिए बी ग्रेड फिल्मों के ये प्रोड्यूसर्स फिल्म मेकर्स प्रोजेक्ट बेसिस पर अपनी कमाई उठाते थे। इनकी हर एक फिल्म एक और या पार की लड़ाई होती थी। ये फिल्म मेकर्स के ग्रुप्स वेल फंडेड नहीं होते थे, कोई बड़े प्रोड्यूसर या एक्टर की बैकिंग नहीं होती थी। अपने पैसे लगाते थे ना सब, अपना सारा पैसा घर में रखी ज्वेलरी वो घर खुद सब दांव पर लगा देते थे। तो पापा ने अपना घर भी गिरवी रख दो, हमको बाद में मालूम पड़ा। इन फिल्मों की प्रोडक्शन में मार्केटिंग में कि अगर फिल्म चली तो चली और जो ना चली तो वही फैमिली जो अपनी इम्पाला गाड़ी में घुमा करती थी उनके लिए कई बार अगले दिन के राशन के भी पैसे नहीं बचते थे। कांच में जो होल होता था फिर सालों तक वो होल था क्योंकि कांच रिपेयर करने के पैसे नहीं थे। और अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कामरान खान के साथ। एक तो होता है ओवरनाइट सक्सेस होता है ना, हमने ओवरनाइट फेलियर देखी है। उनकी प्रोड्यूस और डायरेक्टेड फिल्म ऐसा भी होता है 1971 फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे को फ्लॉप और संडे को सिनेमा घरों से बाहर और मंडे को वो 4 BHK बंगलों में रहने वाली फैमिली बैंकरप्ट। He made a movie called ऐसा भी होता है, वो फ्राइडे को रिलीज हुई और लिटरली संडे को वी हैड बिकम पुअर। और वो LPs और रिकॉर्ड जो फराह खान हफ्ते में खरीद के उनको घिस कर अपनी डांस प्रैक्टिस करा करती थी वो सब एक महंगे शौक जैसा बन गया। मेरा रिकॉर्ड प्लेयर होता था, वो जा रहा है। सालों की सक्सेस, एक लैविश लाइफस्टाइल जीने की आदत सिर्फ एक फेलियर में, वापस BST की बसों में आना, वापस लोकल ट्रेन्स में घूमना उस सक्सेस की छाप उसकी ईगो को रोक देता है। और जो आदमी इम्पाला गाड़ी में जा रहा है वो बस के लाइन में नहीं खड़ा होके जा सकता। कामरान खान के साथ भी यही हुआ जिन्होंने अपने अंतिम दिनों तक सिर्फ शराब के सहारे बिना काम बिना किसी रेवेन्यू के अपनी लाइफ काटी। Because my dad started drinking. लेकिन इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा फराह खान की माँ मेनका ईरानी पर, जिनको मजबूरी में फराह और साजिद के साथ अपना घर छोड़ना पड़ा। And then at 13 my mom decided to leave. So she took Sajid and me and left. और बहुत समय तक अपनी बहन ईरानी जी के घर के स्टोर रूम में उन्हें अपना नया घर बनाना पड़ा। We went to stay with her sister. Then we stayed there for 5 years. in a storeroom. पैसों की कमी ऐसी कि बहुत सालों बाद जब फराह और साजिद को अपने पिता के इंतकाल पर आना पड़ा तो उन्हें चंदा इकट्ठा करना पड़ा अपने पिता की आखिरी राइट्स के लिए। We had to go and collect money to give him a funeral. वक्त और खराब हो उससे पहले एक काम, एक रिकरिंग रेवेन्यू, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी हो गया था उस परिवार के लिए। फराह की मदद जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी काम नहीं किया था, बुढ़ापे में अपने बच्चों के खातिर उन्हें काम करना पड़ा। She started working in वो सी रॉक होटल में she was doing housekeeping. पहली बार जिंदगी में मम्मी काम पे निकली। कॉलेज में म्यूजिकल फेस्ट और हिंदी सिनेमा की आती हुई एक नई वेव ने फिर से फराह खान के अंदर एक खोई हुई आरज़ू को जगा दिया, जो था उनके डांस करने का शौक। और फाइनली माइकल जैक्सन के गाने थ्रिलर की जब म्यूजिक वीडियो आई, that finally did it. When I grew up and went to college and then I discovered Michael Jackson, तो वो जो पूरा इतने साल जो मर चुका था 12-13 साल, वो सडनली एक स्ट्रगल करते करते फराह खान को अपना पहला ब्रेक बॉलीवुड में मिला विद द फिल्म कहां से गुजर गया एज अ कोरियोग्राफर। एंड धीरे धीरे दैट स्टेबिलिटी स्टार्टेड टू चर्न इन विद हर कंटेम्परेरीज लाइक जावेद जाफरी, अरशद वारसी, अ ग्रुप ऑफ न्यू स्टाइल कोरियोग्राफर्स एज एक्स्ट्रास एंड कैरेक्टर्स एक्टर एज एक्स्ट्रास started to seep in. कई सालों तक फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस और कई बार एज एन एक्स्ट्रा काम करने के बाद उनको अपना पहला रिकॉग्नाइजेबल ब्रेक एज अ कोरियोग्राफर मिला विद द सॉन्ग पहला नशा फ्रॉम जो जीता वही सिकंदर। सरोज खान के एक हेक्टिक शेड्यूल और प्रोडक्शन के साथ कुछ अकोमोडेशन इश्यूज के कारण उन्हें वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा और वहीं पर फराह खान डिसाइडेड टू हेल्प। और विद पहला नशा, जिसमें एक वेस्टर्नाइज ट्रीटमेंट, कलरफुल विजुअल, पूजा भट्ट इन एन आइकॉनिक रेड ड्रेस ने फराह खान को अपना एक नीश दे दिया। वो नीश था 50s और 60s का रेट्रो म्यूजिक मिक्स
mixed with the up and coming new wave of 90s hip hop, dance, colorful drama. जहां पहले एक कल्चरल स्टाइलाइज्ड विजुअल्स पर बॉलीवुड सॉन्ग्स वर मेकिंग इट्स मार्क, अब म्यूजिक लाउड था, विजुअल्स मेगा थे, कलरफुल थे, ग्रैंड थे, डांस के सेटअप्स, प्रोडक्शन डिजाइन, पे अप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, अब एक्टर्स भी ध्यान देने लगे थे। और पहला नशा की सक्सेस के बाद तो मानो फराह खान बिकेम द नेक्स्ट डांस कोरियोग्राफी क्वीन। हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ काम करना चाहता था। और 1994 में फिल्म कभी हाँ कभी ना के सेट पर शाहरुख खान के साथ इन दोनों की दोस्ती सॉलिडिफाइड हर नीश इन द इंडस्ट्री। मूवीज जैसे DDLJ, यस बॉस, दिल से दिल तो पागल है में मेगा हिट सॉन्ग्स दिए फराह खान ने, जो सिर्फ इन मूवीज उन सालों के नहीं बल्कि डेकेड के सबसे पॉपुलर गाने बन गए। इसके साथ ही इनके और भी हिट सॉन्ग्स फ्रॉम मूवीज लाइक 1942, अ लव स्टोरी, बरसात, बॉर्डर, विरासत, जिसका गाना ढोल बजने लगा, गेव हर द फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड विन। एंड फराह खान अकेले ही काम नहीं कर रही थी, इनके कंटेम्पररी जैसे रेमो डिसूजा, वैभवी मर्चेंट और खुद फराह खान की असिस्टेंट गीता कपूर वर आल्सो पायनियरिंग अ न्यू वेव ऑफ बॉलीवुड डांस नंबर्स, और शायद एज अ डांस एक्स्ट्रा। और कई फिल्म में इन द 80s फराह खान डेवलप्ड अ नैक फॉर डायरेक्शन, और बचपन से ही वो बी ग्रेड फिल्मों की, उनकी प्रोडक्शन की बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन सुनकर, उनका एक फिल्म सेट का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री के गॉसिप को सुनना, अपने फादर की सक्सेस, उनका फेलियर याद करना, एंड हर डेज एज अ कोरियोग्राफर जिसमें लार्ज क्राउड ऑफ एक्स्ट्रास को मैनेज करना, 100-200 डांस एक्स्ट्रास को मैनेज करना, बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, उनके टेंट्रम्स, परफॉर्मेंसेस को मैनेज करना, गेव हर द नैक एंड द कॉन्फिडेंस टू डायरेक्ट अ फिल्म। एंड उन्होंने बनाई भी एक ऐसी फिल्म जिसने शाहरुख खान को एक रोमांटिक हीरो से एक रोमांटिक एक्शन स्टार में बदल दिया। एक सक्सेसफुल हिट बनी, फराह खान को दिया अपनी पहली फिल्म के साथ बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड, और एक ऐसी क्रेजी सक्सेसफुल पॉपुलर फिल्म बनाई जिसने फराह खान की जिंदगी बदल दी। फराह खान ने 90s में अपने सक्सेसफुल डांस नंबर्स के साथ एक ट्रेंड शुरू किया था, वही ट्रेंड जो उनकी पहली फिल्म की एक बहुत बड़ी हाईलाइट बना। उनका डांस को डायरेक्ट करने का स्टाइल विद मेटिकुलस लॉन्ग टेक्स, कलरफुल विजुअल्स, ब्लॉकिंग पे ध्यान देना, ताकि उन फिल्म्स के, इन गानों का अपना खुद का एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर हो, एंड ऑल ऑफ इट वर द मेकिंग्स ऑफ अ डायरेक्टर। उनकी पहली मूवी मैं हूं ना के बीट्स उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर शाहरुख खान के साथ 90s में डेवलप करने शुरू कर दिए थे, और फिल्म की शूटिंग 2001 में ही शुरू करने का प्लान था। लेकिन 2002 में आई फिल्म शक्ति द पावर, जिसमें शाहरुख खान को एक कैमियो अपीयरेंस देना था, एक एक्शन सीक्वेंस शूट करते समय गॉट हेवीली इंजर्ड, जिसके कारण उनकी आगे आने वाली कई फिल्मों में शाहरुख खान वाज जस्ट सफरिंग एंड हैड टू बी सेंट टू यूके फॉर अ ट्रीटमेंट। मैं हूं ना का पहला टाइटल द आउटसाइडर होने वाला था। शाहरुख खान एक लीड होने वाले थे, सुष्मिता सेन सेकंड लीड होने वाली थी, बट कॉपीराइट इश्यूज के साथ डील करते करते फिल्म को रीनेम करा गया इनटू मैं हूं ना। शाहरुख खान और जूही चावला, जो बहुत समय से अपने प्रोडक्शन हाउस ड्रीम्स अनलिमिटेड को सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे, विद फिल्म्स लाइक फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका, चलते चलते, उन्हें वो स्पॉटलाइट नहीं मिल पा रही थी, जो कि एक नए प्रोडक्शन हाउस को मिलना चाहिए, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां उनकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होती है सिर्फ हिट सक्सेसफुल फिल्मों से नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर्स से। बट विद द आउटसाइडर्स रीनेम्ड एज मैं हूं ना, शाहरुख खान ने एक चांस लिया अपने प्रोडक्शन हाउस को रीनेम करने का इनटू रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। और बॉलीवुड के एक पुरानी प्रथा रही है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर सब दांव पे लगा हो, वो बिना किसी हिचकिचाहट के, झिझक के, प्रॉब्लम्स के बन ही नहीं सकता। फराह खान की पहली फिल्म, सुष्मिता सेन की कमबैक फिल्म, शाहरुख खान को रोमांटिक एक्टर से रीब्रांड करने वाली फिल्म की डेवलपमेंट आसान नहीं थी। ये वो समय था जब कास्टिंग डायरेक्टर्स का कल्चर नहीं था, तभी कास्टिंग डायरेक्टर्स भी नहीं थे मैं हूं ना में। बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम पर कहानी लिखी जाती थी, और डायरेक्टर्स के असिस्टेंट्स अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू सेकंड लीड्स फाइनल करते थे। असिस्टेंट्स और मैं मिलकर इसको फोन कर लो, उसको पूछ लो, अच्छा ये कौन है। मैं हूं ना में ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, नाना पाटेकर, कमल हसन और आयशा टाकिया तक के रिजेक्शंस, कुछ जो फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं थे, कुछ जिनकी डेट्स क्लैश कर रही थी। पहले ऋतिक करने वाला था, बिफोर काउना प्यारे रिलीज्ड। मैंने अभिषेक को भी अप्रोच किया था, फिर वो भी नहीं हुआ, सोहेल खान को अप्रोच किया था, ऐसे बहुत सारे थे। कास्टिंग की लड़ाई तो ऐसी चली कि शूटिंग के कुछ दिन पहले तक एक्टर्स लॉक हो रहे थे। जायद का कास्टिंग एकदम लास्ट मिनट पे हुआ। शाहरुख खान का फिल्म की ट्रीटमेंट और उसके गानों पे फराह खान के साथ एक क्रिएटिव डिफरेंस भी हासिल बन रहा था, बट फराह खान बीइंग द केओस मैनेजर ने किसी तरीके से वो सारी लड़ाई जीती, और फिर किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
मैं हूं ना बिकेम द सेकंड हाईएस्ट क्रॉसर ऑफ दैट ईयर। शाहरुख खान की वो 90s की एक इंटेंसिटी वापस से देखी गई। मूवी के गाने वो कैसे शूट हुए थे और स्टोरी के हर एक एलिमेंट में, चाहे एक फादर डॉटर वाला एंगल हो, मदर सन वाला एंगल हो, एक अपीलिंग टीचर, उस पे मरने वाला एक स्टूडेंट, दो भाइयों का एंगल और उन सब में एक ह्यूमर और विजुअली अपीलिंग सेटअप, और बहुत समय बाद एक बॉलीवुड एंटरटेनर में हीरो से भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट, इंडियन क्लासिक मूवीज के कॉल बैक, द देसी एट ग्लोबली अपीलिंग विजुअल एंड ट्रीटमेंट, एंड उसका एक इंडो पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट दिखाना एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ, जो उस समय एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव था उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जो उस समय की बहुत सारी फिल्मों में दिखाया जाता था विद अ वेरी क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट फॉरम। मैं हूं ना बिकेम द सेकंड हाईएस्ट क्रॉसर ऑफ द ईयर, सेकंड ओनली टू वीर ज़ारा। लेकिन जब एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर के साथ उनकी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो, और स्पेशली एक फीमेल डायरेक्टर के साथ, तो उन पर ना चाहते हुए भी एक टैग लग जाता है, एक वन हिट वंडर का टैग। लोग सोचने लगते हैं कि एक फीमेल डायरेक्टर जो अनट्रेन्ड है, बॉलीवुड की क्लासिक्स को होमाज देते हुए शायद गलती से सारे मसाले बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में डाल दी। फराह खान भले ही अब एक ए लिस्टेड डायरेक्टर की कैटेगरी में आ गई हो, लोग मानते थे कि मैं हूं ना वाज अ शाहरुख खान हिट, नॉट अ फराह खान मास्टरपीस, एंड लोगों को यकीन था कि फराह खान के एक वन हिट वंडर फ्लूक के बाद उनमें एक और बड़ी हिट देने की काबिलियत थी ही नहीं। पर ये सब बोलने वाले लोग कितने गलत साबित होंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। फराह खान ने जब मैं हूं ना डिलीवर करी, उसको एक बड़ा हिट बनाया, तो उसने सिर्फ हिंदी सिनेमा की ट्रैजेक्टरी नहीं चेंज करी, बट फराह खान की भी जिंदगी बदल दी। वो मूवी जिसमें शाहरुख खान से लेकर मूवी के स्पॉट बॉय तक फराह खान की इंटेंसिटी से डोमिनेटेड होता था, उस सब के बीच में एक इंसान था जो उनके आए हर दिन के रशेस को क्रिटिकली जज करता था, और वो थे मैं हूं ना के एडिटर और फराह खान के फ्यूचर हस्बैंड शिरीष कुंडर। शिरीष उल्टा था और वो मेरे को वापस देता था, मतलब डरता नहीं था मेरे से। Love was in the air as Farah Khan was continuing to deliver hits as a choreographer. उनके छोटे भाई साजिद खान भी तक सक्सेसफुली कमर्शियली हिट मूवीज बना रहे थे, बट इस सब के बीच में फराह खान was also fighting a personal war. कि मैं रोज सुबह जसलोक हॉस्पिटल फिल्म सिटी से आने से पहले लोखंडवाला से जसलोक हॉस्पिटल जाके मेरे हार्मोनल IVF के शॉट्स लेकर फिर 9 बजे ये सेट पर पहुंचती थी, और शूट के बाद वापस रात को जसलोक हॉस्पिटल जाती थी फिर और इंजेक्शन लेने। एंड इस सब के बीच में फराह खान was about to create a magnum opus. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। वो बनाने वाली थी एक बॉलीवुड मूवी अगेंस्ट बॉलीवुड कल्चर, एक रियलिटी चेक जो शायद बॉम्बे ड्रीम्स के सेट पर टू एन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस वो नहीं दे पाई। तो बॉम्बे ड्रीम्स की स्टोरी थी कि एक झोपड़पट्टी का लड़का बड़ा बॉलीवुड स्टार बन जाता है, तो मैं बोलते ऐसा थोड़ी होता है, तो मैंने वहां पर अपना ड्राफ्ट लिखा था। ओम शांति ओम, दीपिका पादुकोण का डेब्यू, शाहरुख खान की 6 पैक्स का डेब्यू, एंड अपने एंड क्रेडिट्स में शेयर डिटेलिंग के साथ जस्ट लाइक हर लास्ट फिल्म अपने क्रू और यूनिट को सिर्फ उनके नाम ही नहीं बल्कि उनके चेहरे दिखाना, एक ऐसी मसाला एंटरटेनर जिसमें शायद स्टोरी से ज्यादा बॉलीवुड की इंडस्ट्री की कई सुनी अनसुनी किस्सों के रेफरेंस दिए थे। फिर चाहे वो सुनील दत्त साहब का नरगिस को मदर इंडिया के सेट पर एक अनसुपरवाइज्ड अनकंट्रोलेबल आग के सीक्वेंस से बचाना हो, मदर इंडिया की शूटिंग में सुनील दत्त ने नरगिस जी को ऐसे ही बचाया था, फिर उनकी शादी हो गई। ओम की ख्वाहिश हो कि एक दिन वो एक बड़ा बंगला लेगा, ये बंगला मैं खरीद लूंगा, या ओम का शांति को बचाना उसे कहना दोस्ती का एक असूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। While a young सूरज बरजातिया notes down that line. ओम का पिछले जन्म में एक स्ट्रगलिंग एक्टर होना because of his family background, and अगले ही जन्म में उसी परिवार में पैदा होकर एक सुपरस्टार बन जाना, क्योंकि now he is ओम कपूर and one of the most famous Bollywood classic references. इस फिल्म का एक 9 मिनट लंबा गाना दीवानगी दीवानगी जिसमें 31 कैमियोज थे, inspired by the 70s classic जॉन जॉनी जनार्दन. एंड ये लिस्ट खत्म नहीं होती है, बस चलती जाती है because फराह खान did everything possible in this movie. उन्होंने ऑड कास्टिंग्स करी, उन्होंने एक अप एंड कमिंग मॉडल दीपिका पादुकोण को इस मूवी में ब्रेक दिया, which became a trend for many upcoming movies of the Khans. उन्होंने इस मूवी में बॉलीवुड में पायनियर किया, एक्सपेरिमेंट करके VFX के साथ नए टूल्स यूज करे जो इससे पहले हिंदी सिनेमा में कोई यूज करने की सोच भी नहीं रहा था। और मैं हूं ना ने जहां शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई, वहीं ओम शांति ओम ने शाहरुख खान की प्रोडक्शन हाउस की एक और विंग की बुनियाद रखी, रेड चिलीज VFX की। वो गाना जैसे धूम दाना जिसमें कई लेजेंडरी एक्टर्स की स्टॉक
फुटेज यूज करी गई टू शेयर स्क्रीन विद शांति's कैरेक्टर्स, फ्लॉलेस ब्लॉकिंग, क्रोमा का सेटअप, अटेंशन टू डिटेल हर एस्पेक्ट पे, चाहे वो लाइट का मूवमेंट हो, सब कुछ ऐसा जो ग्लोबल सिनेमा के साथ एक पार पर था। इसने वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जहां फिल्म मेकर्स अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहे थे। और इन सारे एस्पेक्ट्स के साथ ओम शांति ओम बनी उस समय तक हिंदी सिनेमा की आने वाली सबसे बड़ी पिक्चर। और उस मूवी में सब कुछ था, अच्छे वन लाइनर्स, उसका ह्यूमर, इंटेंशनल ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस, 60s और 70s के बॉलीवुड का एक्साइटिंग बैकड्रॉप और कंट्रोवर्सीज भी, जहां लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार को फिल्म मेकर्स को सू करना पड़ गया था क्योंकि उनके कैरेक्टर को एक बुरी लाइट में दिखाया गया था। बिमल राव की बेटी का फिल्म की मेकर्स को सू करना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेजरिज्म, बट आल्सो गिविंग लाइट टू द मेन स्ट्रीम प्रॉब्लम्स दैट फीमेल एक्टर्स हैव इन द इंडस्ट्री। बॉलीवुड का अनफॉर्चुनेट स्टार कल्चर, वो पैशन जो एक्स्ट्रास का, बैकग्राउंड एक्टर्स का होता है फिल्मों के लिए, एंड इस सब को कंबाइन किया फराह खान के फॉर्मूला ऑफ डांस नंबर्स, वाइब्रेंट कलर्स, वेल रियाज सॉन्ग्स। उन्होंने अपने सारे कॉन्टैक्ट को यूज करा इस फिल्म में बड़े एक्टर्स जिनके साथ वो सालों से एज कोरियोग्राफर काम करती थी लेके आने के लिए, एंड इस मूवी के लिए सब काम करा। Everything worked, proving कि फराह खान की skills as a director was not just a one-hit wonder. फराह खान की पिक्चर उस पहली फिल्म के साथ एक फ्लूक हिट नहीं थी, बल्कि पिक्चर अभी बहुत सक्सेसफुल होनी बाकी थी। और इस मूवी की सक्सेस के साथ सबको यह विश्वास हो गया कि फराह खान जैसी डायरेक्टर आगे आने वाले समय में एक खराब फिल्म तो दे ही नहीं सकती, अनलेस वो बना दे एक मूवी जो एग्जैक्टली वही करे जो नहीं करना था। 2007 में ओम शांति ओम, 2008 में गजनी और 2009 में आई वांटेड एक ऐसा स्ट्रिंग ऑफ मूवीज था तीनों खान्स के साथ जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक अलग जगह पे लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि इन मूवीज के सक्सेस के बाद तीनों खान तो इंडस्ट्री के पीक पर थे ही, पर आने वाली हर फिल्म इन तीनों फिल्मों से सक्सेसफुल होना चाहती थी। एंड इन फिल्मों की सक्सेस को पार करने के लिए, नई नई चीजों से एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अच्छी मूवीज जो कमर्शियली क्रिटिकली सक्सेसफुल हो, एंटरटेनिंग हो, बनाने के लिए बॉलीवुड कुछ ग्रुप्स में बट गया था। एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया था जहां एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स का सर्वाइवल उनकी क्राफ्ट, उनकी क्रिएटिविटी पर नहीं बल्कि वो किस इंसान को जानते हैं उस पर डिपेंड करने लगा था। बॉलीवुड में बहुत सारी लॉबीज जैसे लॉबी ऑफ धर्मा, टी सीरीज, द ग्रुप शोइंग लॉयल्टी टुवर्ड्स द थ्री खान, एक ऐसा सीन बन गया था जो बहुत अनफॉर्चुनेटली नोटोरियसली पॉपुलर होने लगा। इस सब के बीच में एक हाउस पार्टी में हुई शाहरुख खान और शरीस कुंडर की एक अनफॉर्चुनेट अलेजेड लड़ाई जो एक फिजिकल ऑल्टरेशन में बदल गया, उसने मजबूर करा फराह खान को शाहरुख खान वाली लॉबी से निकलकर एक सलमान खान वाली लॉबी में जाने के लिए। और इसीलिए जब उनकी अगली पिक्चर आई तो वो शाहरुख खान के साथ नहीं थी बल्कि 30 मार खान बनी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ के साथ। फिल्म की कहानी एक कॉनमैन की जो एक गांव में फेक फिल्म की शूटिंग के बहाने गांव वालों को गुमराह करके प्लान्स एंड एग्जीक्यूट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाइस्ट। एक पेपर पर इंटरेस्टिंग साउंड करने वाली कहानी और उसके ऊपर फराह खान का पिछली 2 मूवीज को ब्लॉकबस्टर बनाने वाला सक्सेसफुल फॉर्मूला, इसमें सब था जो उस फिल्म को सक्सेसफुल बनाना चाहिए था, पर इट जस्ट डिड नॉट। 30 मार खान के बाद का आफ्टर मार्च था, that was very difficult. क्योंकि मूवी को देखने वाले लोगों को उस मूवी के अंदर क्रूएल जोक्स, ओवर एक्टिंग, एग्जैजरेशन, अनवांटेड फिजिकल कॉमेडी एंड फराह खान का वो फॉर्मूला जिसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता था एक ऐसे कैरेक्टर स्क्रीन पर लेके आना जिनके साथ ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट कर पाए। लेकिन इस फिल्म में कुछ भी सीरियस नहीं था। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें बस जोक्स थे, ह्यूमरस वन लाइनर्स थे, पर वो कैरेक्टर्स के साथ एक ऑथेंटिसिटी, एक कनेक्शन ऑडियंस का नहीं था जो ये जोक्स बना रहे थे। गर्ल्स प्लीज टेक केयर ऑफ हर, इनका ध्यान रखना, ओके? ठीक है। और आपका मेरा ये रखेंगी। Everything was just funny in the story with no high stakes. 30 मार खान की हालत इतनी खराब थी कि उस फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी था उसका एक आइटम नंबर। कटरीना कैफ के साथ जिसको देखकर उनको कंपेयर करा जाए उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस से तो ये साफ समझ आता है कि उनको कास्ट ही बस से एक आइटम नंबर के लिए किया गया था। एंड यहाँ पे भी द फराह खान फॉर्मूला ऑफ मेकिंग ऑड कास्टिंग चॉइसेस फेल्ड बिकॉज वो गई एक कन्वेंशनल कास्टिंग करने। आज 30 मार खान को जब लोग देखते हैं तो उसकी कल्ट फॉलोइंग बना के रखते हैं, नॉट जस्ट फॉर द जोक्स बट द attempt of making those jokes. फिल्म का स्टूडियो यूटीवी मोशन पिक्चर जो इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उसने भी इस फिल्म से अपने हाथ साफ कर लिए। इस फिल्म को मिले बैकलैश के कारण ये वही फिल्म स्टूडियो है जिसने बहुत ही क्लासिकल मूवीज जैसे नो वन किल्ड जेसिका, रेस, तारे ज़मीन पर दिए हैं एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करके। बट विद 30 मार खान फिल्म के साथ होती हुई कंट्रोवर्सीज, उसके साथ बनते हुए तमाशे को देखकर शायद फराह खान को फिर अपने पिता की सक्सेस और फेलियर्स की याद आई, क्योंकि पहली बार अपने करियर में इतनी सक्सेस
देखने के बाद उन्हें इतना बड़ा बैकलैश देखने को मिला, जहां उनके फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों की सच्चाई उनके सामने थी। लेकिन उनका एक रेजिलियंस टू नॉट गिव इन टू डिप्रेशन, टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर हर फैमिली, हर चिल्ड्रन, हर 2 फ्रेंड्स केप्ट हर गोइंग। उन्होंने पिक्चर के फेलियर के बाद अपना काम जारी रखा एज अ कोरियोग्राफर, रियलिटी शोज पर आना, उन्होंने एक्टिंग की कोशिश करी जिसको शायद उतनी अटेंशन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, पर उनका रेजिलियंस, उनकी डिजायर टू नेवर गिव अप, टू कीप गोइंग लाता तो है एक अपॉर्चुनिटी फॉर अ सक्सेसफुल कमबैक एंड अ चांस एट रिडेम्पशन जो उनको मिला उनकी अगली पिक्चर से। फराह खान के केस में ये बात बहुत अच्छे से प्रूव हो जाती है कि जब दोस्ती इतनी स्ट्रांग हो तो लड़ाई तो लाजमी है। अपने स्टारडम में, अपने ईगो में आकर एक दूसरे को कम आंकना भी फिल्म इंडस्ट्री की एक फितरत है। लेकिन अगेन अगर एक लॉबी कल्चर को हटा दे, स्टार्स की ईगो को हटा दे, तो सेंसिबल माइंड्स तो हर जगह है। एंड शाहरुख खान और फराह खान की लड़ाई के बीच एक सेंसिबल माइंड बनकर निकली शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान और प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला। जगह थी मन्नत शाहरुख खान का घर, 2 दोस्तों को बुलाया गया, 3 घंटे बात हुई, सलाह हुई और सिर्फ कुछ दिनों बाद अनाउंसमेंट हुई इस जोड़ी के कमबैक की। एंड 10 फराह खान की वो पिक्चर जिसको वो कई सालों से बनाना चाहती थी, हैप्पी न्यू ईयर, स्टार्टेड प्रोडक्शन। फिल्म की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग। एक स्ट्रीट फाइटर जो कि गली के कुछ छुटके फुटके लूजर्स एक बार डांसर के साथ एक डांस कंपटीशन में आता है, ओनली टू एग्जीक्यूट अ वेल प्लान्ड हाइस्ट जिससे वो अपने पिता के नाम की हुई बदनामी को क्लियर कर सके। अगेन अ गुड स्टोरी ऑन पेपर, जिसके साथ एक बस जुड़ा हुआ था फराह खान और शाहरुख खान की जोड़ी की वापसी का, दीपिका पादुकोण और फराह खान की जोड़ी की वापसी का, यश राज जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के एज अ बैनर इस फिल्म को बैक करने का, गेस्ट कंपोजर्स जैसे आरडीबी और डॉक्टर ज़्यूस के इस फिल्म से जुड़ने का, और मूवी की और चॉइसेस जैसे विवियन शाह, जैकी श्रॉफ, अभिषेक बच्चन। एंड वो सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार बनते हुए दिख रहे थे जिसकी वजह से पिक्चर के साथ सब कुछ सही होना चाहिए था। हैप्पी न्यू ईयर एक ऐसी मूवी थी जो फराह खान मेहुना के बाद ही बना देना चाहती थी, बट कई कारणों की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो गई, इनवेरिएबली गिविंग इट मोर चांस एंड मोर टाइम टू फर्निश एंड गेटिंग पॉलिश्ड। फिल्म के प्रोडक्शन के साथ साथ उसके प्रमोशन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। टीवी शोज पर आना हो, एक इंटरनेशनल टूर करवा देना विद यो हनी सिंह एंड माधुरी दीक्षित, मूवी बेस्ड गेम्स का लॉन्च होना, मर्चेंडाइजिंग, गानों की मार्केटिंग, सब कुछ किया गया। एंड अपॉन इट्स रिलीज हैप्पी न्यू ईयर बिकेम विद 45 करोड़ पहली मूवी जिसने बॉलीवुड में सिर्फ एक दिन में इतने पैसे कमाए। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को मानना था कि फराह खान का फॉर्मूला फिर से फेल हो गया है, क्योंकि इतनी हाई इतनी एक्सपेक्टेशंस के बाद टिकट खरीद कर लोग मूवी देखने जा तो रहे थे, पर मूवी देखने के लिए वापस नहीं आ रहे थे। शायद वही 30 मार खान वाला फॉर्मूला एक बड़े स्टार के साथ भी नहीं चला उस फिल्म का हाइस्ट वाला फॉर्मूला। एंड भले ही कैरेक्टर्स के कुछ ऑफ से ट्रेट हो, मूवी तो अल्टीमेटली एक हाइस्ट मूवी थी जिसमें कैरेक्टर और स्टोरी लाइन दोनों लॉस से दिखे। फिल्म की स्टोरी से ज्यादा इस बार भी मूवी के आइटम सॉन्ग ज्यादा बात करी गई, और ये पिक्चर भी पैसा कमाने वाली कमर्शियली सक्सेसफुल एक क्रिटिकल फ्लॉप रही, जिसका ट्रेंड उस समय की बहुत सारी बड़ी फिल्में देख रही थी। क्योंकि 2012 के बाद जहां एक रियलिस्टिक सिनेमा का बूम आया कपलिंग विद द ओटीटीज इंसेप्शन, ऑडियंस का सिनेमा के साथ टेस्ट, उनकी एक्सपेक्टेशंस अब बहुत मायनों में बदल गया था। हैप्पी न्यू ईयर का एक दिन का कलेक्शन कर रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली पिक्चर बनी थग्स ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी फिल्म अगर उसके साथ आने वाले स्टार का डाउनफॉल ही ले आए तो उस फिल्म की सक्सेस सिर्फ पैसों के मामले में है, एंटरटेनमेंट के मामले में नहीं। क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर के सक्सेस के बाद वो एक ऐसी फिल्म बनी जिसने शाहरुख खान का कई महीनों में डाउनफॉल शुरू कर दिया। हाँ, उनकी फिल्में एक इकोनॉमिक लेवल पर हिट हो रही थी, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर के क्रिटिकल फेलियर के बाद शाहरुख खान वो हर चीज कोशिश कर रहे थे जिससे उनका नाम रिवाइव हो, जिसको करने में उन्हें लगे लगभग 10 साल, बहुत सारे प्रोजेक्ट एंड इवन अ 4-year ब्रेक। बट फराह खान के लिए इस फिल्म के कमर्शियल सक्सेस पर क्रिटिकल फेलियर का एक और अलग लेसन था, रुक कर सांस लेने का, अपने उस नीश पर काम करने का जिसने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उनका डांस, उनकी कोरियोग्राफी जो आज तक हिट दे रहा था। और हैप्पी न्यू ईयर फराह खान की एक लॉयल ऑडियंस के लिए एक कमबैक मूवी ना होकर एक रिडेम्पशन मूवी जरूर थी। उनकी लॉयल ऑडियंस के लिए जो आज भी एक क्रैश, कई मायनों में क्रिंजी पर एंटरटेनिंग मूवी देखना चाहती थी। ये फिल्म मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसी कल्ट भले ही ना बनी हो, पर 30 मार खां जैसी एक बैकलैश देने वाली फिल्म भी नहीं थी, क्योंकि पैसों की रिकवरी तो 30 मार खां की भी हो गई थी, मेकिंग इट एन इकोनॉमिकल हिट। बट विद हैप्पी न्यू ईयर वो पैसा उसने दुगना तिगना करके वापस दिया। एंड विद दिस फिल्म फराह खान वाज मे बी नॉट अ क्राफ्टेड फिल्म मेकर बट एक इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर के ग्रुप में तो वो आ गई थी, जो अपनी फिल्मों से अपने प्रोड्यूसर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे डबल या ट्रिपल करा सकती हैं। लेकिन इस आर्टिस्टिक क्राफ्ट में ऐसे फिल्म मेकर्स का होना क्या कहता है अबाउट आवर टेस्ट एज एन ऑडियंस, और क्या कहता है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। एक वन टाइम वंडर हिट का टैग, फिर इनका एक मैग्नम ओपस, उसके बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पे बुरी तरह से फेल होने वाली मूवी, एक पैसा कमाने वाली, एक
सिग्निफिकेंट मूवी। इस सब के बाद सवाल तो यही लाजमी है कि क्या है फराह खान का इम्पैक्ट, क्या है उनकी इंपॉर्टेंस, क्या है उनका रिकग्निशन का मार्क और क्या है उनकी लेगेसी का मार्क। फराह खान का 90s में एज अ कोरियोग्राफर इंट्रोड्यूस करना वेस्टर्नाइज इंडियन ड्रेसेस, स्कर्ट्स एंड बॉलीवुड सॉन्ग्स, जो कि उस समय की बहुत सी ट्रेडिशनल नॉर्म्स तोड़ रहा था, और फिर एज अ कोरियोग्राफर उन्हीं ट्रेडिशनल नॉर्म्स को रिवाइव भी करना, उनका एज अ डायरेक्टर सिर्फ अपने स्टार्स को नहीं बल्कि अपनी कास्ट, क्रू, एक्स्ट्रा सबको इंपॉर्टेंस देना, जो आज के फिल्म मेकर्स उनसे इंस्पायर होकर करते हैं, या उनका बॉलीवुड में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के जॉनरा को रीडिफाइन करना और अपने काम से बहुत सारे कोरियोग्राफर्स की क्रिएटिविटी को एक स्पेस देना कि उनकी क्राफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैमरा ब्लॉकिंग, मूवमेंट, कलर्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्म मेकिंग से वो अपनी कहानी अपने तरीके से कह सकते हैं। अहमद खान, रेमो डिसूजा, गणेश आचार्य, प्रभुदेवा डांस कोरियोग्राफर्स से डायरेक्टर्स बनने वाले कुछ बड़े नाम हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कमर्शियल हिट्स, क्रिटिकल हिट्स सब दिया है, लेकिन फराह खान ही वो पहली कोरियोग्राफर टर्न डायरेक्टर थी जिन्होंने ना सिर्फ एज अ वुमेन स्पेस बनाई टू बी एन A-लिस्टेड डायरेक्टर इंडियन सिनेमा में, बल्कि उनकी सक्सेस ने एक डोमिनो इफेक्ट लाया पूरी इंडस्ट्री के बीच। जैसे फराह खान की कजन जोया अख्तर एंड जोयाज लॉन्ग टाइम राइटर रीमा कागती, एक्टर टर्न डायरेक्टर नंदिता दास, मेघना गुलजार और बहुत सारे और लोग, क्रिएटिव लोग, विमेन सामने आई। इनके कोरियोग्राफ सॉन्ग्स हो या इनकी डायरेक्टेड फिल्म्स में इनके कोरियोग्राफ सॉन्ग्स हो आर स्टिल ट्रेंडी, स्टिल लीव अ मार्क जिसमें पूरा बॉलीवुड चाह के भी नहीं खेल सकता। एंड इवन नाउ एज अ कोरियोग्राफर फराह खान स्टिल कम्स एंड गिव्स इन अ हिट, रियलिटी शो पर 1-2 हफ्ता गेस्ट होस्ट, उनके YouTube चैनल पर हर हफ्ते 1-2 वीडियोस, एंड इतना सब करने के बाद भी उनकी लेगेसी, उनका मार्क बॉलीवुड पे रिमेन्स इंटैक्ट। उनका खाने से प्यार, जो शायद उनके खराब समय में उसकी कमी से समझ आया, सेट पर केटरिंग, एक्टर्स की प्रोफेशनल डाइट का ट्रेंड तोड़ना, जहां फिल्म के स्टार फिल्म के स्पॉट बॉय के साथ बैठकर खाना खाते थे। मैं हूं ना, द मेन थिंग वाज दैट एवरीबॉडी विल गेट द सेम फूड टू ईट एंड द फूड हैज टू बी गुड। उनका अपने उस डांसिंग ग्रुप को स्टेज देना जिसे पहले शायद धूप और बारिश में खड़ा कर दिया जाता था। कटरीना कैफ का एक आइटम गर्ल क्वीन का खिताब, जिन्हें उनकी एक्टिंग स्किल्स पे हम आज भी कंसर्न है, बट उनसे उनकी डांसिंग प्रॉवेस को कोई नहीं छीन सकता। मलाइका अरोड़ा का आइटम नंबर कैटापुल्टेड अ मैगजीन मॉडल, अ टीवी जॉकी टू स्टारडम, एंड फराह खान टाइम आफ्टर टाइम हैज शोकेस्ड फेमिनिटी ऑन अ लाउड जायंट स्क्रीन एंड कैनवस। एंड जहां आज सिनेमा में एक रियलिज्म, ऑन ग्राउंड कहानियां सुनाने की जंग छिड़ी हुई है, इस सब के बीच में फराह खान ने लीड करा है एक ऐसे रेल्म ऑफ डायरेक्टर्स को जो आज ऑडियंस को सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि उन्हें अच्छे तरीके से एंटरटेन करना चाहता है। तुम लाउड ओवर द टॉप फिल्मों को सुन सकते हो, एक ओवर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स देखने में थोड़ा प्लीजिंग हो सकता है, लेकिन फिल्मों का अल्टीमेट काम होता है लोगों को एंटरटेन करना, जिसका इस सदी में पायनियर करने का जिम्मा सिर्फ फराह खान ने उठाया है। एंड आज भी तुम मानो या ना मानो, बॉलीवुड को रिवाइव करने वाली एक ओवर द टॉप मसाला पिक्चर ही थी जिसने एक सालों से चल रहे डाउनवर्ड ट्रेंड को एक ही साल में अपनी सबसे बड़ी हिट ला कर दी। लेकिन फराह खान की एक कहानी जो एक इम्पॉसिबल सी सुनाई देती है, एक अनट्रेन्ड, अनरिफॉर्म्ड येट एन इम्पैक्टफुल कोरियोग्राफर टर्न डायरेक्टर की कहानी के पीछे और भी कुछ एंगल्स हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वजह है कि आज के बड़े डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स की लॉबी के बीच में फराह खान एक बड़ा नाम है, वो आज भी प्रायोरिटी पर। क्योंकि फराह खान की फिल्मोग्राफी को, उनके काम को, उनके इम्पैक्ट को अगर तुम हल्का गौर से देखो तो बहुत ऑब्वियस है कि कोई बस आकर कोइंसिडेंटली बॉलीवुड के सालों से चले आ रहे नॉर्म्स को नहीं तोड़ता, कोइंसिडेंटली रैंडमली बॉलीवुड के डिफाइंड जॉनर्स को रीडिफाइन नहीं करता, क्योंकि हर कोई फराह खान की तरह ऑडियंस के नीश को, उनकी डिमांड को शायद नहीं समझता। फराह खान की सक्सेस को जब उनकी पहली मूवी की सक्सेस के बाद लोगों ने एक इम्पॉसिबल, एक लक, एक वन हिट वंडर का टैग दिया, तो शायद उन्हें ये नहीं समझ आया कि जब आपकी क्राफ्ट सेंटर नहीं होती है उसकी ट्रेनिंग पर, और जब आपको सिर्फ काम करने में मजा आता है तो आप उस काम को करने में लगे रहते हो, और आपकी क्राफ्ट आपके काम करने से पहले नहीं, आपके काम करते करते इंप्रूव होती है। एक्टर्स का इनपुट, कई बार फिल्म के एक्स्ट्रास का इनपुट, कई बार फिल्म शूट करते करते डायरेक्टर का बदलता हुआ मन भी एक फिल्म को, एक फिल्म से एक मास्टरपीस बनाने में बहुत अहम रोल निभाता है। क्योंकि क्रिएटिविटी कोई रेयर ट्रेट नहीं है, हर राह चलता इंसान कई मायने में क्रिएटिव है, और एक क्रिएटिव डायरेक्टर जो एक्टर्स के टैंट्रम्स को रिजॉल्व करे, उन पर एक ट्रस्ट बनाए, एक फेथ बिल्ड करे और उनके साथ स्टोरी को एक पेज से एक स्क्रीन पर ट्रांसफॉर्म करे, इसमें फराह खान की महारत उनकी डेब्यू फिल्म से 20 साल पहले ही बननी शुरू हो गई थी, और उसी के साथ बनना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनर वर्किंग्स ऑफ अ बॉलीवुड फिल्म। मैं हूं ना ओम शांति ओम जैसी नॉस्टैल्जिक फिल्म हो, अ होमेज टू बॉलीवुड क्लासिक एंड
बॉलीवुड इटसेल्फ हो, बट ये ट्रीटमेंट तीसमार खान जैसे एक क्लिप, एक फ्लॉप पिक्चर में भी दिखाई देता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक एंटरटेनमेंट की डिमांड और सप्लाई वाले फॉर्मूला में सिर्फ एक सेंसिबल मूवी, ऑन द ग्राउंड वाली मूवी एंजॉय करने वाली नहीं, बट एक ऐसी भीड़ भी शामिल है जो मूवी से सिर्फ एंटरटेन होना चाहती है। तीसमार खां जो उस टाइम क्रिटिकली फ्लॉप हुई थी, आज एक कल्ट फिल्म बन चुकी है। तुम कह सकते हो कि वो अपने समय से आगे थी, लेकिन बॉलीवुड के स्टार, उनके मास्टरमाइंड, उसके सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग जैसे शाहरुख खान, करण जौहर एंड इवन आदित्य चोपड़ा, इन सब का साथ फराह खान ने और फराह खान का साथ इन्होंने तब दिया जब आज के ये बड़े नाम एक समय पर अपना वो बड़ा नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। और आज फराह खान की सक्सेस को एक और अनफॉर्चुनेट लेंस से देखा जाता है कि फराह खान की सक्सेस इज ओनली बिकॉज ऑफ अ कोलैबोरेशन विद शाहरुख खान। लेकिन अगर ये सच है तो हम ग्लोबल आइकन्स जैसे मार्टिन स्कॉर्सेज़े, लियोनार्डो डिकैप्रियो, क्रिस्टोफर नोलन और क्रिश्चियन बेल जो एक दूसरे को रिफॉर्म करते आ रहे हैं, चाहे इंडियन एग्जांपल्स द क्लासिक डुओ ऑफ ऋषिकेश मुखर्जी एंड अमिताभ बच्चन, गोविंदा एंड डेविड धवन, इमरान हाशमी और मोहित सूरी, या करंट ब्लॉकबस्टर गिविंग डुओज ऑफ संजय लीला भंसाली, रणवीर सिंह, करण जौहर शाहरुख खान, यश चोपड़ा शाहरुख खान, विशाल भारद्वाज और इरफान खान, रोहित शेट्टी अजय देवगन, लव रंजन, कार्तिक आर्यन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये लेंस भी तब टूट जाता है क्योंकि जोड़ी का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को रिफॉर्म करना और इंप्रूव करना हो। और फराह खान और शाहरुख खान के केस में शाहरुख खान का एक ऐसा रूप से फराह खान दिखा पाई जिससे करोड़ों लोग एंटरटेन हुए। और ये फराह खान ने सिर्फ शाहरुख खान के साथ नहीं बल्कि पूरी बॉलीवुड के साथ किया है, अपने कोरियोग्राफी के करियर में किया है, अपने फिल्म मेकिंग के करियर में किया है। मसाला एंटरटेनर मूवीज को एक ऐसे समय में रिडिफाइन करना जब कॉमेडी वाज द नॉर्म टू मोर रिलायबल सेंसिबल कंटेंट, जिसकी वजह से बॉलीवुड की पिछले 25 सालों में आई हुई फिल्मों को तुम एक अलग नजरिए से देख सकते हो, एक अलग तरफ रख सकते हो, पर फराह खान की मूवी उस सब के बीच में अलग तरीके से निकल कर दिखाई देती है, जो उनको एक अलग फिल्म मेकर्स के दायरे में खड़ा कर देता है, जो यूनिक तो है। एंड उससे ये बात जरूर साबित होती है कि फराह खान की सक्सेस, उनकी पॉपुलैरिटी, कल्ट फॉलोइंग सिर्फ इम्पॉसिबल नहीं पर इनएविटेबल थी। अल्टीमेटली फराह खान ने ये तो साबित कर दिया कि फिल्म मेकिंग एक प्रोसेस है जो बार बार रिफाइन, रीडिफाइन और रिफॉर्म करनी पड़ती है। और इस रिफॉर्म, रीडिफाइन, रीइन्वेंशन की प्रोसेस में जो फिल्में बनती हैं वो अलग होती हैं, ऑड होती हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल भी होती हैं, बट पहली नजर में ही ये फिल्में हम पर एक ऐसा इंपैक्ट छोड़ देती हैं जो बहुत लंबे समय तक नहीं भूलते। और हमेशा ही वो फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर का वो मूवी एक पर्सनल नोट होता है, उसकी अपने एक मेंटालिटी, एजुकेशन, विजडम जो वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे। और फराह खान भी ऐसे कई डायरेक्टर्स में आते हैं जिन्होंने स्टीरियोटाइप्स तोड़े, स्पेशली फिल्म बनाने के स्टीरियोटाइप्स, फिल्म में ह्यूमर को दिखाने के स्टीरियोटाइप्स। बहुत लोग हैं जो मानेंगे कि फराह खान की मूवीज बहुत नीचे आती हैं, उन्हें पसंद है अपना गैंग्स ऑफ वसेपुर, शिप ऑफ थीसिस, मिर्जापुर या कागज के फूल, लेकिन इन सब की भीड़ में शायद यही बोलने वाले लोग, और इस भीड़ से कई ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें देखना पसंद है सिर्फ फिल्म लाइक ओम शांति ओम, गोलमाल, नो एंट्री, जुड़वा, पार्टनर, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, वो फिल्में जिनमें आप कुछ याद रखो ना रखो, एंटरटेन हुए हो, मेमोरीज बनी है, चाहे वो अकेले देखी हो, दोस्तों के साथ देखी हो या फैमिली के साथ देखी हो। ऐसी फिल्में जिसमें आपको अपनी फैमिली को पलटकर जोक ना समझाना पड़े, ऐसी फिल्में जहां आपको फिल्म को समझने के लिए अपना दिमाग ना दौड़ाना पड़े, ऐसी फिल्में जो आपको सिर्फ खुश करना चाहती हैं। पर ये फिल्में अपने आप में डम नहीं है, बहुत स्मार्ट है, फराह खान की तरह है, जिनकी खुद की कहानी बहुत ही अनफॉरगेटेबल, अनएक्सपेक्टेड है। इनका फिल्म इंडस्ट्री में आना एक बड़ी न्यूज थी, इनके कोरियोग्राफ नंबर्स बड़ी न्यूज बने, इनकी फिल्में हमेशा बड़ी न्यूज बनी। एंड फराह खान आज भी इंडस्ट्री में है, अच्छा काम कर रही है, अपने गानों से अच्छी हिट दे रही हैं, और हम आज भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि फराह खान की जब अगली पिक्चर आएगी तो उसमें हमें क्या नया रीडिफाइनिंग देखने को मिलेगा। एंड उसके लिए मैं और मेरी तरह बहुत सारे लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, मुझे थॉट्स अपने कमेंट में बताओ। यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो या फिर पूरी एक प्लेलिस्ट ऐसी और वीडियोस की तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इन्हें चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।